Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Dear students, in the previous two lectures from chapter 3 of book 1, we have discussed kinetic molecular theory of gases and explanation of different gas laws by using kinetic molecular theory of gases. Now, today our topic is kinetic interpretation of temperature and liquefaction of gases. First one is kinetic interpretation of temperature. According to the kinetic molecular theory of gases, the molecules of gas move randomly. They collide among themselves with the walls of the vessel and change their directions. The collisions are elastic and the pressure of gas is the result of these collisions with the walls of container. बेटा वो ये कहता है कि according to kinetic molecular theory of gases, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं जिनके अंदर वो इनक्लोज्ड होते हैं। वो जो कुलियंस होते हैं उन कुलियंस की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और वो कुलियंस जो है बेटा परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, यानी एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कुलियन जो है बेटा वो सेम रहती है और उन्हीं कुलियंस की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर बेटा हम काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये सारी बातें पढ़ेंगे। नाउ द Clausius equation is PV is equal to 1/3 mc square bar. Here m is the mass of one molecule of the gas, n is the number of molecules in the vessel, and c is the mean square velocity. The average kinetic energy associated with one molecule of a gas due to its translational motion is given by the following equation. Remember that EK is the average translational kinetic energy of gas molecule. बेटा वो ये कहता है इस पॉइंट के अंदर कि यहाँ पे ये जो m है ये mass of one molecule of a gas है, n जो है बेटा number of molecules हैं, c square bar जो है बेटा mean square velocity है। फिर वो ये कहता है बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। और एक बात फिर ये भी कहता है, ये भी याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। नाउ अगर मैं इक्वेशन को लिखना चाहूं कैसे लिखूंगा, देखिए बेटा ये है मेरे पास क्या इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की, जो कि है मेरे पास बेटा EK is equal to 1/2 mc square bar। ठीक है बेटा, अब इसको मैंने एक्सप्लेन करना है आगे, कैसे करूंगा। अगर मैं बेटा इसको क्या करूं, इसकी वैल्यू को पुट करना चाहता हूं, इसको मैं करना चाहता हूं इसके साथ मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा PV is equal to 2/3 1/2 mc square। अब बेटा देखें ये 1/2 mc square बार है, ये भी 1/2 mc square बार है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा EK है। तो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर PV is equal to 2/3 n multiplied by EK कर दूंगा इसकी वैल्यू। अब जब मैंने वैल्यू पुट की बेटा तो मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आई, PV is equal to n multiplied by EK। अगर ये बेटा मैं एक मोल के लिए ले रहा हूं तो मैं n is equal to Na लिख सकता हूं,
जब मैं ये लिखूंगा बेटा मेरे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 Na मल्टीप्लाइड बाई EK. According to general gas equation for 1 mole of a gas, comparing equation 4 and 25. अब क्या है बेटा कि अगर मैं क्या करूं, मेरे पास आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, और अगर मैं 1 मोल के लिए लेता हूं तो वो बन जाता है PV इज इक्वल टू RT. और मैं अब क्या करता हूं, इसके भी यहाँ पे PV है, यहाँ पे भी क्या है PV है, तो मैं क्या करता हूं दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करता हूं या कंपेयर करता हूं. जब तो मेरे पास ऐसे आएगा 2/3 NaEK इज इक्वल टू RT. वही वाला मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी. अब मुझे तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मैं E यहां पे लिखता हूं, ये Na यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, और 3 क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा EK इज इक्वल टू 3R/2Na मल्टीप्लाइड बाई T. अब ये नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर. द इक्वेशन 27, a new definition of temperature according to which Kelvin temperature of a gas is directly proportional to average translational kinetic energy of its molecule. This suggests that the change in temperature means change in the intensity of molecular motion. वो ये कहता है बेटा कि ये जो 27 इक्वेशन है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो पूरा का पूरा मेरे पास है ये क्या है एज अ कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा EK is directly proportional to temperature, which mean that the Kelvin temperature of a gas is directly proportional to average translational kinetic energy. It means अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी चेंज. क्लियर हो गया बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है when heat flows from one body to another, the molecules in the hotter body give up some of their kinetic energy through Coulombians to the molecule in the colder body. This process of flow of heat continue until the average translational kinetic energy of all the molecule become equal. बेटा वो ये कहता है कि जब आप किसी हॉटर बॉडी को कूलर बॉडी के करीब लाते हैं तो हॉटर बॉडी जो है वो कूलर बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करती है बाय द कूलियंस, और ये हीट फ्लो होता रहता है तब तक जब बेटा दोनों बॉडीज का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम ना हो जाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इक्वलाइज द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज. वही बात, हीट फ्लो जो है दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है सेम कर देती है. In gases and liquids, the temperature is the measure of average translational kinetic energy of a molecule. बेटा वो ये कहता है कि गैसेस और लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर जो है it is the measure of average translational kinetic energy of molecules. यानी अगर कोई पूछता है what is temperature, तो आप कह सकते हैं in the gases and liquid it is the measure of average translational kinetic energy. And in case of solids where the molecule cannot move freely, temperature become a measure of vibrational kinetic energy. और बेटा वो कहता है in cases of solids जहां पे molecules move नहीं कर सकते freely, तो वहां पे ये जो होगा बेटा एवरेज measure होगी vibrational kinetic energy की. Keeping in view this kinetic interpretation temperature, we have a way of looking at absolute zero temperature. अब absolute zero temperature क्या है? It is the temperature at which the molecular motion ceases. बेटा वो कहता है कि absolute temperature जो है ऐसा temperature है जिसके ऊपर molecules की जो motion है, यानी liquids और solids के अंदर जो translational motion, liquids और gases के अंदर जो translational motion है और solids के अंदर जो vibrational motion है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाती है, सीज हो जाती है. दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अनअटेनेबल. ये टेम्परेचर हम हासिल नहीं कर सकते. एनीहो करंट अटेम्प्ट हैव रिजल्टेड इन टेम्परेचर एज लो 10⁻⁻⁵ केल्विन. तो ये टेम्परेचर जो है
10⁻⁻⁵ केल्विन के ऊपर अटेन किया जा सकता है। तो ये था बेटा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंदर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन को यूज करते हुए रिलेशनशिप फाइंड किया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। नेक्स्ट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। बेटा किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है बेटा लो टेम्परेचर। बेटा ये जो हाई प्रेशर है ये गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाता है, जबकि जो लो टेम्परेचर है बेटा ये मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको क्या करता है, कम करता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बेटा वहां पे ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूं तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए दो चीजें जरूरत होती हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर brings the molecule close to each other and low temperature deprive the motion of gas molecules, due to which the attractive forces will start dominating. Now the next point is, for every gas there exists a temperature above which a gas cannot be liquefied no matter how much pressure is applied. The highest temperature at which a substance can exist as a liquid is called as critical temperature. क्या कहता है वो इस पॉइंट के अंदर बेटा? वो ये कहता है कि हर गैस का कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे फिर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहें। तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर को आप कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है बेटा? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया बेटा? इसी के साथ साथ बेटा एक और होता है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर। देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द लिक्विफिकेशन एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। क्या हुआ बेटा? The corresponding pressure at which a substance is liquefied is known as critical pressure. The critical temperature and the critical pressure of a substance are very important for the worker dealing with the gases. बेटा वो ये कहता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जब कोई भी बंदा जो है वो गैसेस के साथ काम कर रहा हो या गैसेस के ऊपर काम कर रहा हो। These properties provide us information about the condition under which the gases liquefies. बेटा ये जो क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर है ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि किन कंडीशंस के अंदर आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल O2 has a critical temperature 154.4 Kelvin which is minus 118.75 degrees centigrade. It must be cooled below this temperature before it can be liquefied by applying high pressure. बेटा वो ये कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो 154.4 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से पहले जो है ये 154.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगी, और इसके लिए हाई प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Ammonia is a polar gas. Its critical temperature is 405.6 Kelvin and it is in degree centigrade 132.44 degrees centigrade. So it can be applying sufficient pressure close to the room temperature. बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो पोलर गैसेस होती हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, उनको लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है।
एक बात याद रखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O2 को कन्वर्ट करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो था उसका माइनस में था, जबकि अमोनिया जो कि एक पोलर गैस है, जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, इसको लिक्विफाई करने के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 405.6 केल्विन है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बेटा जो टेबल है ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सप्लेन कर रही है। Non-polar gases of low polarizability like argon have a very low critical temperature. क्यों बेटा? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं, इसलिए इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। द सब्सटेंस लाइक वाटर, बेटा वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर चूंकि पोलर है, इसी तरीके से अमोनिया भी पोलर है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा है और इनके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी तरीके से वो कहता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबाउ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है? लिक्विफाई नहीं हो सकता, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहें। The value of critical temperature depend upon its size, shape and intermolecular forces. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, the critical temperature depends upon which parameters? तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं बेटा? साइज है, शेप है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि आपके मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। Now the next and last point is, when a gas is measured at its critical temperature and critical pressure, then at that stage volume of 1 mole of a gas is called critical volume. Very important short question, which is critical volume. So if anyone asks what is critical volume, then you can say that when a gas is measured its critical temperature and critical pressure, then at that stage volume of 1 mole of a gas is known as critical volume, which is represented by Vc. The critical volume of O2 is 74.42 cubic centimeter per mole and carbon dioxide is 95.65 cubic centimeter per mole and H2 is 64.51 cubic centimeter per mole. बेटा वो ये कहता है कि जब आप किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मेजर कर रहे हों तो उस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस जो होगा या उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से वो कहता है कि ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 74.42 है, कार्बन का जो है बेटा 95.65 है, इसी तरह हाइड्रोजन का जो है बेटा वो 64.51 जो है पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। तो ये था बेटा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कि हमने पहले पढ़ा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फिर हमने देखा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, फिर हमने देखा क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर किन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, फिर हमने देखा कि पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्रिटिकल प्रेशर भी ज्यादा है, नॉन पोलर गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी कम है। फिर हमने क्रिटिकल वॉल्यूम को डिस्कस किया और डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया।